मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ लेखिका सरोज वर्मा जी द्वारा लिखी गई कहानी का अंतिम भाग। इधर राज और श्रीधर का आए दिन मिलना बरकरार रहा। आए दिन दोनों ही शाम को कहीं शेर के लिए निकल जाते हैं या किसी रेस्तरां में डिनर करते हैं, तो कभी कभी किसी नुमाइश में चले जाते हैं। कमल किशोर जब भी राज से कहीं शेर के लिए कहता था तो वह वक्त नहीं है का बहाना बनाकर टाल जाती थी। इससे कमल किशोर का मन खिन्न हो जाता। फिर एक शाम शहर की सड़कों के बीचों बीच राज की मोटर चली जा रही थी। रेड लाइन पर राज ने मोटर रोकी। तभी उसी वक्त कमल किशोर भी अपनी मोटर में राज की मोटर के बगल में जा रहा हुआ होता है। उसने देखा कि उस मोटर में राज अकेली नहीं है, उसके संग श्रीधर बाबू भी है। राज ने कमल किशोर को अनदेखा करते हुए ग्रीन लाइट होने पर अपनी मोटर आगे बढ़ा दी। अब कमल किशोर भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने राज का पीछा करना शुरू कर दिया। राज ने मोटर की रफ्तार बढ़ा दी और किसी अनजान सड़क पर चल पड़ी। श्रीधर ने राज से ये सब करने का कारण पूछा तो वो बोली, कमल किशोर हमारे पीछे पड़ा है और कहीं उसने हमें साथ में देख लिया तो दीदी को ना बोल दे। श्रीधर बोला, घबराती क्यों हो, तब तक लोगों से भागोगी, एक ना एक दिन तो सच्चाई सामने आनी है। तुम सड़क के किनारे मोटर रोक दो और अगर कमल किशोर तुमसे कुछ कहना चाहता है तो सुन लो, उसमें हर्ज ही क्या है, आप समझते क्यों नहीं। श्रीधर बाबू वो सबको बता देगा, राज बोली। तो बताने दो ना, उसके मन में क्या है यह भी तो पता चले। श्रीधर बोला, जैसी आपकी मर्जी। और इतना कहकर राज ने मोटर रोक दी। मोटर रुकते ही कुछ ही देर में किशोर की मोटर भी आ पहुंची और उसमें से किशोर उतरकर राज के पास आकर बोला, क्या हुआ राज, तुम मुझसे भाग क्यों रही हो। मुझे पता चल चुका है कि तुम शायद श्रीधर बाबू से मोहब्बत करती हो। श्रीधर और राज भी मोटर से बाहर उतरे। तब राज बोली, इसी बात से तो डरती थी किशोर कि कहीं तुमने इस बात का पता ना चल जाए और तुम मुझे गलत समझ बैठो। गलत तो मैं अभी तक समझ रहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। मुझे ये मालूम ना था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह नहीं है। चलो अच्छा हुआ, आज मेरी यह गलतफहमी हमेशा के लिए दूर हो गई। और तुम भी। किशोर बोला, ऐसा ना कहो किशोर, मेरा दिल जानता है कि मैंने तुम्हें सिवाय एक अच्छे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। मेरे दिल में तुम एक अच्छे दोस्त की अहमियत रखते हो। राज बोली, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं राज। आज मेरे दिल के इतने टुकड़े हुए हैं कि शायद वो टुकड़े कभी जुड़ भी ना पाए। अगर वक्त के साथ साथ वो टुकड़े जुड़ भी गए तो दरारें तो कभी भी ना भरी जा सकेगी। जब इंसान का भ्रम टूटता है ना, तो भ्रम के साथ साथ वो इंसान भी टूट जाता है। यही आज मेरे साथ हुआ है। किशोर बोला, ना किशोर, भगवान के लिए ऐसी बातें ना करो, नहीं तो मेरा जीना सीना छलनी हो जाएगा। राज बोली, सीना तो आज मेरा छलनी हो रहा है। तुमसे मोहब्बत करने की मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी, मैं ये जानता ना था, तो मैं तुमसे कभी दिल ना लगाता। किशोर बोला, मुझे माफ़ कर दो किशोर, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। राज बोली, तुम माफ़ी क्यों मांगती हो राज, गुनाह तो मैंने किया है तुमसे दिल लगाकर, उसी की सज़ा भुगत रहा हूँ। किशोर बोला, किशोर, दिल पर भला किसका इख्तियार है, किस पर कब आ जाए क्या पता। मुझे भी पता नहीं चला कि कब श्रीधर बाबू को अपना दिल दे बैठी। राज बोली, कोई बात नहीं राज, मुझे इसका कोई शिकवा नहीं कि तुम श्रीधर बाबू को चाहती हो और हमेशा उनको ही चाहते रहना। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप लोगों का प्रेम ऐसे ही बना रहे, आप लोगों की जोड़ी को किसी की नज़र ना लगे। मैं जल्द ही विलायत लौट जाऊँगा। अब मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँगा, जिसके लिए मैं यहाँ टिका हुआ था वो तो अब पराई हो गई। वहाँ विलायत में तो कोई तुम जैसी अगर मिल गई तो इत्तला कर दूंगा। वैसे तुम जैसी मिलना तो नामुमकिन है, तुम तो करोड़ों में एक हो। अब मैं चलता हूँ। और इतना कहकर किशोर जाने लगा। जरा सुनिए तो किशोर बाबू, श्रीधर बोला, अब कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बस आपसे इतनी विनती है कि राज को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिएगा।
वैसे बड़े किस्मत वाले हो आप श्रीधर बाबू। मुझे आज आपकी किस्मत से रश्क हो रहा है, लेकिन सिवाय इश्क के मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। ये भी तो मेरी बेवकूफ़ी है। नमस्ते। और इतना कहकर किशोर मोटर में जा बैठा। उसने मोटर स्टार्ट की और चला गया। श्रीधर और राज उसे जाते हुए देख रहे थे। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। तीनों ही परेशान थे, सबसे ज़्यादा किशोर। और 2-3 रोज बाद राज को खबर मिली कि किशोर वापस विलायत लौट गया है। ये सुनकर राज को बहुत कष्ट हुआ। ये बात जब नंदिनी को पता चली तो उसने राज से पूछा, क्यों राज, तुम्हें किशोर ने उसके जाने की खबर दी थी? पता नहीं अचानक क्यों चला गया। कमलकांत बाबू को भी उसने नहीं बताया? जी दीदी, शायद उसे कोई ज़रूरी काम था। राज बोली। अच्छा, तो तुमसे कहकर गया है? नंदिनी पूछी। तब ठीक है, नहीं तो कमलकांत बाबू खामखा परेशान हो रहे थे कि न जाने क्या बात है कि किशोर अचानक विलायत चला गया। अगर ये बात है तो मैं उनसे कह दूंगी, नंदिनी बोली। ऐसे ही सबका वक्त गुजर रहा था। किशोर कभी कभी राज को विलायत से ट्रक कॉल करता रहता। धीरे धीरे उसके दिल से अब राज की यादें धुंधली हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ उसके साथ पढ़ने वाली एक विलायती मैम ने उसे अपना साथी चुन लिया था। वो राज सी तो नहीं थी, लेकिन हाँ अच्छी थी। ये खबर उसने जब राज को बताई तो राज के दिल को बहुत तसल्ली हुई। ये बात उसने श्रीधर से भी कही। ये सुनकर श्रीधर को भी अच्छा लगा। अब नंदिनी का मील में लोगों से बहुत ही सौम्य व्यवहार हो गया था। अब वो पहले की तरह लोगों पर नहीं भड़कती थी, सबसे अच्छा सुलूक करती थी। उसका व्यवहार देखकर अब मील में लोग मन लगाकर काम करने लगे थे, इसलिए मील की तरक्की भी बढ़ गई थी। यह देखकर देवनंदिनी ने सबकी तनख्वाह में बढ़ोतरी कर दी। इससे मील के कर्मचारियों में काम करने का उत्साह और भी बढ़ गया। यह सब देखकर श्रीधर को भी अच्छा लगा और एक शाम को वह नंदिनी के केबिन में पहुंचा। तब नंदिनी घर जाने की तैयारी कर रही थी। उसका सब सामान पैक हो चुका था, बस घर के लिए निकलने ही वाली थी। तब श्रीधर ने नंदिनी से कहा, मैं आपसे ऐसी ही उम्मीद रखता था। देखा आपने, जब से आप खुश रहने लगी है तब से आपने भी सबको खुश रखना शुरू कर दिया है। यही तो मैं चाहता था। जी श्रीधर बाबू, ये तो सब आपकी बदौलत ही मुमकिन हो पाया है, नहीं तो गुस्से और खराब स्वभाव के कारण मुझे सब बुरा कहते थे। मुझे तो सबने खड़ूस का खिताब दे रखा था, लेकिन आपने ही तो समझाया कि मुझे कैसे रहना चाहिए। मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। देवनंदिनी बोली, नहीं देवी जी, ये तो आपकी इच्छा शक्ति है जो आपने ये कर दिखाया। श्रीधर बोला, ऐसी बातें ना करें श्रीधर बाबू, ये तो आपका विश्वास था मुझ पर जो जीत गया। देवनंदिनी बोली। तब श्रीधर ने सोचा, ये अच्छा मौका है, आज पूछ ही लेता हूँ इनके मन की बात। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे कुछ और भी जानना था। श्रीधर बोला, जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप मुझसे? देवनंदिनी बोली, जी मैं जानना चाहता था कि कैसे पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। श्रीधर बोला, संकोच मत कीजिए श्रीधर बाबू, जो पूछना है दिल खोलकर पूछिए। नंदिनी बोली, जी क्या कमलकांत बाबू से आपका रिश्ता दोस्ती से भी आगे का है, या मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है? श्रीधर ने संकोच करते हुए पूछा। जी वो तो सालों से चाहते हैं कि ये दोस्ती का रिश्ता शादी के बंधन में तब्दील हो जाए, लेकिन ये कहते कहते नंदिनी रुक गई। जी आगे कहिए, रुक क्यों गई? लेकिन आगे क्या? श्रीधर ने पूछा। लेकिन मैं ही इस रिश्ते से रजामंद नहीं हूँ। नंदिनी बोली, लेकिन क्यों? आपको क्या एतराज है? कमलकांत बाबू इतने बड़े डॉक्टर है, दौलत और शोहरत उनके कदम चूती है, फिर क्या बात है? मैं कुछ समझा नहीं। श्रीधर बोला, बात यह है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। नंदिनी बोली, क्या मैं जान सकता हूँ कि वो खुश नसीब कौन है? श्रीधर बाबू ने पूछा। जी अब कैसे कहूँ? नंदिनी बोली। जी कहिए ना। श्रीधर बोला, जी वो आप है जिसने मेरे दिल को गुलाम बना रखा है। और इतना कहकर नंदिनी अपने कमरे से शर्माते हुए निकलकर घर जाने के लिए मोटर में जा बैठी। यह सुनकर तो श्रीधर बाबू के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। कुछ देर बाद जब उसका मन शांत हुआ तो उसने टेबल पर रखे पानी से भरा गिलास उठाया, 2 घूंट पिया
जैसे ही उठने को हुआ तो मुंशी जी नंदिनी के केबिन का ताला बंद करने आ पहुँचे, क्योंकि वो ही सालों से छुट्टी होने पर सबके जाने के बाद सारी मील को अपनी निगरानी में बंद करवाते आए हैं। फिर पूरी तसल्ली होने के बाद ही वो अपने घर का रुख करते हैं। मुंशी जी ने श्रीधर को देखा तो बोले, अरे श्रीधर बाबू, आप अभी तक घर नहीं गए? जी बस जा रहा था, श्रीधर बोला। क्या कोई परेशानी है आपको? क्या मैं आपकी परेशानी की वजह जान सकता हूँ? मुंशी जी ने पूछा। जी ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं चलता हूँ। और ऐसा कहकर श्रीधर घर की ओर रवाना हो गया। मिल से बाहर आकर उसने एक तांगा पकड़ा और कुछ देर बाद वो घर पहुंच गया। घर पहुंचा तो सुलक्षणा को श्रीधर कुछ परेशान सा दिखा। श्रीधर को परेशान देखकर सुलक्षणा घर के किवाड़ बंद करना भूलकर श्रीधर के पीछे पीछे आ गई और उसने श्रीधर से उसका कारण जानना चाहा। श्रीधर ने पहले तो ना नुकुर किया, लेकिन बाद में सब बता दिया। लेकिन जब श्रीधर ये सब बातें सुलक्षणा को बता रहा था तो रोजमर्रा की तरह राज उनके घर जा पहुंची। उस दिन उसकी मोटर खराब हो गई थी, इसलिए मैकेनिक के पास छोड़कर वो तांगा पकड़कर श्रीधर के घर पहुंची। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज वो ऐसी सच्चाई से वाकिफ होने वाली थी जो उसके प्रेम के सपने को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देगा। जो खूबसूरत ख्वाब वो महीनों से बुन रही थी वो आज टूटने वाला था। श्रीधर की बात सुनकर उसे धक्का सा लगा और ये बात सुनने के बाद वो श्रीधर से कुछ बोले बिना और उससे मिले बिना ही चुपचाप निकल आई और तालाब किनारे बैठकर खूब फूट फूट कर रोई। जब उसके मन का गुब्बार निकल गया तो वो वापस घर आ गई। रात का समय राज अपना मन हल्का करने के लिए बगीचे के झूले में आ बैठी। तभी वहां रदिया काकी आ पहुंची। उसने राज को कुछ उदास देखा तो पूछ बैठी, क्या हुआ बिटिया, कुछ उदास दिख रही हो? ना काकी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गई हूँ, राज ने जवाब दिया। तो ठीक है बिटिया, हम तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, तुम आराम करो। और इतना कहकर रदिया जाने लगी। तभी राज ने रदिया को रोकते हुए कहा, रुको ना काकी, जरा थोड़ी देर मेरे संग भी बैठो। हाँ जरूर, तुम कहती हो तो मैं बैठ जाती हूँ, लेकिन तुम बताओ, चाहे ना बताओ, तुम हमें परेशान दिख रही हो। रदिया ने इतना कहा तो राज रदिया के गले रखकर फूट फूट रो पड़ी। रो लो बिटिया, ऐसे रोकर जरा जी हल्का कर लो, लेकिन बात कह दोगी तो मन और भी हल्का हो जाएगा। रदिया बोली, काकी अभी तुम्हें बताने का समय नहीं आया है, जब समय आएगा तो बता दूंगी। राज बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी बिटिया। रदिया बोली, ठीक है काकी, अब मैं भीतर जाती हूँ, शायद दीदी आ गई है, उनकी मोटर की आवाज़ सुनाई दे रही है। राज बोली, अच्छा बिटिया जाओ, रदिया ने कहा। और राज भीतर पहुंची। उसने देखा कि आज नंदिनी बहुत खुश है और आज मील से वो बाजार चली गई थी और सबके लिए कुछ ना कुछ तोहफे लाई है। उसने एक एक करके सबको बुलाया और सबको तोहफे बांटने लगी। तभी उसने राज को सिल्क की साड़ी देनी चाहिए, लेकिन राज का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो पूछ बैठी, आखिर बात क्या है, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं दीदी, बस थोड़ा सिर दर्द है, आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। राज बोली, कोई बात हो तो बताओ। नंदिनी ने फिर पूछा, ना दीदी, आप खामखा मैं परेशान मत होइए, मैं तो एकदम ठीक हूँ। राज बोली, उस रात उस घर में एक बहन के मन में तो खुशी ही थी और दूसरे के मन में दुख नहीं समा रहा था। दोनों का जीवन न जाने कौन सा मोड़ लेने वाला था, लेकिन दोनों ने अभी तक ना एक दूसरे को अपनी खुशी का कारण बताया और ना ही दुख का। अब राज फैसला ले चुकी थी कि वो अब श्रीधर से कभी नहीं मिलेगी। क्या वो अपनी दीदी पर श्रीधर का प्रेम कुर्बान नहीं कर सकती? ये वही दीदी है जिसने मेरे लिए अपनी खुशियों की कोई परवाह नहीं की। मुझे अच्छा जीवन देने के लिए उन्होंने सब कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अभी तक घर नहीं बसाया। उन्होंने बचपन से सुख ही कहाँ मिला, मुझे बड़ा करते करते वो कब मेरी दीदी से मेरी माँ बन गई ये पता ही नहीं चला। अब जाकर उनकी ज़िंदगी में खुशी की एक किरण आई है, वो भी तो मैं उनसे छीन लूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं इतनी स्वार्थी कभी नहीं हो सकती। और उस दिन के बाद राज ने श्रीधर से बिल्कुल भी मिलना बंद कर दिया। इधर श्रीधर को नंदिनी की बात से इतना बड़ा सदमा लगा कि उसने मील से एक हफ्ते की छुट्टी
ये कहकर ले ली कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि वो काम के प्रति ईमानदार था तो उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल भी गई। उसकी तबीयत का जानकर एक दिन नंदिनी उसके घर मिलने को पहुंच गई। क्या हुआ श्रीधर बाबू, डॉक्टर को दिखाया? नंदिनी ने पूछा। जी दिखा दिया, उन्होंने 3 दिन की दवा दी है। श्रीधर ने झूठ बोलते हुए कहा। जी मर्ज के बारे में कुछ पता चला कि क्या हुआ है? नंदिनी ने पूछा। अरे कुछ नहीं, मामूली सा ज्वर है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। श्रीधर बोला। अगर ठीक ना हो तो मुझे कहिएगा, मैं कमलकांत बाबू से कह दूंगी कि वो आपको देख जाए। नंदिनी बोली। जी जरूर कहूँगा। श्रीधर बोला। ठीक है तो मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। सुलक्षणा ने नंदिनी से कहा। जी आप नाहक परेशान होती है, मैं चाय न पीऊँगी। नंदिनी बोली। परेशान किस बात की? आप पहली बार हमारे घर आई है तो बगैर चाय पिए तो मैं ना जाने दूंगी। सुलक्षणा बोली। जी जैसी आपकी इच्छा। नंदिनी बोली और नंदिनी चाय बनाने चली गई। और अकेले नंदिनी ने श्रीधर से पूछा। तो आपने क्या सोचा? जी किस बारे में? श्रीधर ने पूछा। जी मैंने आपसे उस दिन कुछ कहा था। नंदिनी बोली। जी मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। श्रीधर बोला। कोई बात नहीं, अब आप स्वस्थ हो जाइए तो उसका जवाब दे दीजिएगा। नंदिनी बोली। तभी सुलक्षणा भी चाय लेकर आ पहुंची और नंदिनी की बात पूरी ना हो सकी। चाय पीकर और कुछ देर दोनों से बातें करके नंदिनी वापस आ गई। उसे देर होने पर राज ने पूछा। दीदी आज कहाँ देर कर दी? अरे श्रीधर बाबू की तबीयत खराब है, वो छुट्टी पर है तो उन्हीं से मिलने गई थी। नंदिनी ने राज की बात का जवाब देते हुए कहा। क्या कहा आपने? श्रीधर बाबू की तबीयत खराब है? राज ने चौंकते हुए कहा। हाँ उनकी तबीयत खराब है। नंदिनी बोली। तो अब कैसे हैं वो? राज ने पूछा। अभी तो ठीक नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा कि मामूली सा ज्वर है, ठीक हो जाएगा। नंदिनी बोली। यह जानकर तसल्ली हुई कि वो स्वस्थ है। राज बोली। तुम भी कल उनके घर जाकर उन्हें देख आना। नंदिनी बोली। जी दीदी ठीक है। राज बोली। लेकिन राज दूसरे दिन श्रीधर से मिलने नहीं गई। श्रीधर के घर पर टेलीफोन भी नहीं किया था, इसलिए श्रीधर भी राज से बात नहीं कर पाया। लेकिन राज के लिए वो परेशान भी था क्योंकि 3-4 दिन से राज उसे मिलने भी नहीं आई थी और ना ही उसने उसकी कोई खबर ली थी। यही सोचकर उसका दिल बैठा जा रहा था। उसके मन में ऐसे विचार भी आ रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि देवनंदिनी ने राज को बता दिया कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और राज ने देवनंदिनी के बारे में सोचकर मेरी मोहब्बत से किनारा कर लिया हो ना हो कोई बात तो जरूर है जो राज मुझसे मिलने नहीं आ रही। इस बारे में श्रीधर ने सुलक्षणा से भी कहा। सुलक्षणा बोली। हाँ राज उसी दिन से हमारे घर नहीं आई, कुछ तो जरूर हुआ है। मैं सोच रही थी कि क्यों ना तू उसके घर चला जा और इसका कारण पूछ कर आ, लेकिन जीजी वहाँ देवनंदिनी जी भी तो होंगी और उसके रहते राज से अकेले में बात करना मुमकिन नहीं। श्रीधर बोला। ये भी तो ठीक कह रहा है, लेकिन एक काम तो हो सकता है ना? सुलक्षणा बोली। वो क्या जीजी? श्रीधर ने पूछा। क्यों ना तेरी जगह मैं वहाँ चली जाऊँ, मैं राज से अकेले में बात भी कर लूँगी और किसी को कोई एतराज़ भी ना होगा। सुलक्षणा बोली। हाँ यही ठीक रहेगा जीजी, ऐसा करो तुम कल शाम को ही चली जाओ, मैं चाहता हूँ कि ये उलझन जल्द से जल्द सुलझ जाए। श्रीधर बोला। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि ये उलझन सुलझ जाए और तुम दोनों पहले की तरह फिर से एक हो जाओ। सुलक्षणा बोली। इधर रात के समय राज अपने अपने बिस्तर पर लेटी थी और ना जाने कितने सारे विचारों में उसे घेरा था। वो श्रीधर की तबीयत को लेकर बहुत परेशान थी, वो भी उसकी एक झलक पाने को बेकरार थी। वो सोच रही थी कि खास जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा न करती। क्या करूं, कैसे समझाऊं अपने नादान दिल को? मैं जितना भी श्रीधर से दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, यह दिल उतना ही उसकी ओर खिंचता चला जा रहा है। इस मोहब्बत का न जाने क्या अंजाम होने वाला है। ये कैसा तूफान आया है मेरी जिंदगी में, न जाने कैसी तबाही फैलाने वाला है। यही सोचते सोचते न जाने राज को कब नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह हुई। 1 हफ्ते पूरे हो चुके थे श्रीधर की छुट्टी के। तो सुलक्षणा बोली। क्यों रे, आज तो मिल जाएगा ना? हाँ जीजी, बिना छुट्टी के इतने दिन बीमार का बहाना लेकर घर पर पसरा रहा, अब तो बेवजह ली हुई छुट्टी से बहुत शर्म आ रही है। अब तो हालातों का सामना करना ही होगा। श्रीधर बोला। हाँ सही कहता है, कब तक सच्चाई से ऐसे मुंह मोड़ता रहेगा?
सुलक्षणा बोली, लेकिन मैं नंदिनी जी के सवाल का क्या जवाब दूं? कुछ समझ नहीं आता। कैसे उन्हें कहूं कि वो गलत समझ रही है? ऐसा कुछ भी मेरे दिल में नहीं है। वो तो मैं इंसानियत के नाते उन्हें सलाह देता रहा और वो इसे मोहब्बत समझ बैठी। श्रीधर बोला, अब कुछ भी हो, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा उसकी गलतफहमी दूर करने का, तभी कुछ हो सकता है। सुलक्षणा बोली, हाँ जीजी, लेकिन पहले तुम राज से बात करो। श्रीधर बोला, हाँ, मैं शाम को ही उनके घर जाकर उनसे पूछती हूँ कि क्या बात है जो वो तुमसे दूरियां बढ़ा रही है। सुलक्षणा बोली, ठीक है जीजी, तुम मेरा दोपहर का खाना पैक कर दो, मैं मील के लिए निकलता हूँ। श्रीधर बोला, ठीक है, पैक करती हूँ। सुलक्षणा बोली और कुछ देर के बाद श्रीधर मील के लिए रवाना हो गया। इधर श्रीधर दिन भर मील में छुपा छुपा घूमता रहा कि कहीं नंदिनी से उसका सामना न हो जाए। उसके पास नंदिनी के सवालों का कोई जवाब नहीं था और उधर नंदिनी भी ये सोचकर परेशान थी कि श्रीधर बाबू मील तो आए हैं लेकिन उसके सामने क्यों नहीं पड़ रहे हैं। अभी नीचे सीढ़ियों के पास मिले थे तो मुझे देखकर दूसरी ओर मुड़ गए और सुबह भी उन्होंने ऐसा ही किया था। बात कुछ समझ नहीं आई, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इजहार करने में संकोच कर रहे हो। सुलक्षणा और श्रीधर दोनों ही दिन भर अपनी अपनी उलझन में उलझे रहे। इस तरह शाम हुई और सुलक्षणा टांगा पकड़कर राज के घर को चल पड़ी। कुछ देर में वो और बबलू राज के घर पहुंच गए। राज ने घंटी बजाई तो रामू ने दरवाज़ा खोला। रामू ने सुलक्षणा को देखा और पहचानते हुए बोला, आप श्रीधर बाबू की बड़ी बहन है ना? सुलक्षणा बोली, हाँ। क्या राज घर पर है? जी हाँ, छोटी दीदी शायद अपने कमरे में होगी, अभी बुलाए देता हूँ। रामू बोला, रहने दो रामू, मुझे तुम उसके कमरे तक पहुँचा दो और जरा बबलू को मोटर दिखाओ दोगे, वो मोटर देखने की जिद कर रहा है। मुझे राज से कुछ बात करनी है। सुलक्षणा बोली, जी दीदी, उसे और सीढ़ियाँ चढ़ के छोटी दीदी का कमरा है। रामू बोला, ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। सुलक्षणा बोली, जी ठीक है, मैं बबलू को बाहर मोटर दिखा देता हूँ। इतना कहकर रामू बबलू के संग बाहर चला गया और सुलक्षणा राज के कमरे में। सुलक्षणा ने राज के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। राज ने दरवाज़ा खोला और सुलक्षणा को देखकर बोली, दीदी आप यहाँ, और वो भी अचानक? क्या करूँ, तुम इतने दिन से नहीं आई इसलिए आना पड़ा। सुलक्षणा बोली, उसकी कोई वजह थी इसलिए ना आ पाई। राज बोली, वही वजह तो जानने आई हूँ। सुलक्षणा बोली, मैं तो वजह नहीं बता सकती। राज बोली, तुम्हें बतानी होगी सुलक्षणा। सुलक्षणा बोली। सुलक्षणा और राज के बीच यूं ही बातें चल रही थी कि तभी बाहर नंदिनी की मोटर आ पहुंची। वो मोटर से उतरी और बबलू को देखकर रामू से पूछा, क्या सुलक्षणा जी आई है? रामू बोला, हाँ, छोटी दीदी के कमरे में है। तूने उन्हें चाय वगैरह दी या नहीं? नंदिनी ने पूछा। कैसे चाय बनाता, मैं तब से बबलू के साथ हूँ। रामू बोला, ठीक है, तो मैं राज के कमरे में जाती हूँ, तुम चाय लेकर वहीं आ जाना। नंदिनी बोली, ठीक है दीदी। रामू बोला। नंदिनी ने सोफे पर अपना पर्स पटका और राज के कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाज़ा खुला था, दोनों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी और नंदिनी ने जो सुना उसे सुनकर वो खुद को संभाल ना सकी और फौरन चुपचाप नीचे आकर सोफे पर बैठ गई, जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं। देव नंदिनी को सोफे पर बैठा देखकर बाहर से आते हुए रामू ने पूछा, क्या हुआ दीदी, आप छोटी दीदी के कमरे में नहीं गई? अरे नहीं रे, बहुत थकी थी इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ने का मन ना हुआ। तू ऐसा कर, बबलू को मेरे पास छोड़ दे, मैं उससे बातें करती हूँ, तू चाय चढ़ा दे और राज के कमरे से सुलक्षणा जी को बुलाकर ले आ, मैं उनसे यहीं नीचे मिल लूँगी। नंदिनी बोली, जी बहुत अच्छा। और इतना कहकर रामू ने किचन में जाकर चाय चढ़ाई और सुलक्षणा जी को बुलाने चला गया। कुछ देर बाद सुलक्षणा और राज दोनों ही नीचे आ गई। सबने साथ में चाय पी, कुछ इधर उधर की बातें की। कुछ देर बाद सुलक्षणा बोली, मैं अब चलती हूँ, श्रीधर मील से आ गया होगा, बहुत जल्दी जा रही है आप? देवनंदिनी शिकायत करते हुए बोली, जी फिर कभी समय लेकर आऊँगी तो फिर रुकूंगी आपके घर। सुलक्षणा बोली, जी बहुत अच्छी बात है। देवनंदिनी बोली, कुछ देर और रुक जाती, लेकिन घर की चाबी मेरे पास है, श्रीधर मील से आ गया होगा
तो दरवाजे के बाहर ही खड़ा होगा। सुलक्षणा बोली, तो फिर ना रुकूंगी, आप जा सकती है। देवनंदिनी बोली, अच्छा दीदी नमस्ते। राज बोली, नमस्ते नंदिनी जी। और इस तरह से सुलक्षणा ने राज के नमस्ते का जवाब दिया और देवनंदिनी से भी नमस्ते करके तांगे में बैठकर घर को रवाना हो गई। सुलक्षणा का तांगा जैसे ही घर के सामने रुका तो उसने देखा कि श्रीधर मिल से आ चुका है। वो तांगे से उतरी, किराया दिया और दरवाजे तक आई ही थी, तभी श्रीधर ने उससे उतावलेपन से पूछा, राज मिली? क्या बात हुई उससे? वो नाराज क्यों है मुझसे? अरे सब्र रख, सब बताती हूँ, पहले घर का ताला तो खोलने दे। श्रीधर, चल फिर तेरे सभी सवालों का जवाब देती हूँ। सुलक्षणा बोली, क्या करूँ जीजी, मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा। श्रीधर बोला। तीनों भीतर पहुंचे। सुलक्षणा कुर्सी पर बैठ गई और श्रीधर नीचे फर्श पर उसके पैरों के पास बैठ गया और फिर अपने सवालों की झड़ियाँ लगा दी। वो कैसी है जीजी? श्रीधर ने पूछा। एकदम ठीक है, सुलक्षणा बोली। क्या उसे पता चल चुका है कि देवनंदिनी जी मुझे पसंद करती है? श्रीधर ने पूछा। हाँ, उस दिन जब तुम मील से वापस आकर मुझे सब बता रहे थे तो उसने सब सुन लिया था और चुपचाप अपने घर लौट गई थी, इसलिए वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। उसने कहा कि वो अपनी दीदी की खुशियों के आड़े नहीं आएगी और उसने ये भी कहा कि श्रीधर बाबू को नंदिनी दीदी से ब्याह करना ही होगा। सुलक्षणा बोली, लेकिन जीजी ये कैसे हो सकता है? मैं राज से मोहब्बत करता हूँ, मैं नंदिनी जी से ब्याह कैसे कर सकता हूँ? मेरा जमीर गवारा नहीं करता। श्रीधर बोला, अब मैं भी क्या करूं? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और तब तक नंदिनी जी हम दोनों को चाय पीने के लिए बुला लिया। सुलक्षणा बोली, नंदिनी जी को शायद अभी तक पता नहीं चला कि राज मुझे पसंद करती है, क्योंकि वो ऑफिस में मुझे आज फिर से ढूंढ रही थी और मैं उनसे भागा भागा फिर रहा था। श्रीधर बोला, नंदिनी जी की इस गलत फहमी को किसी भी हाल में दूर करना ही होगा। सुलक्षणा बोली, लेकिन कैसे? श्रीधर ने पूछा। उसके लिए भी कुछ सोचती हूँ, फिलहाल मैं कपड़े बदलकर रसोई में खाना बनाने जा रही हूँ, बाद का बाद में सोचेंगे। सुलक्षणा बोली। और इधर रात का खाना खाने के बाद नंदिनी अपने कमरे में उदास सी लेटी हुई सोच रही थी। उसके मस्तिष्क में उठ रहे तूफान ने उसके मन में एक अजब सी हलचल मचा रखी थी। वो कैसे अपनी छोटी बहन की खुशियों को अनदेखा कर सकती है? पहले तो उसे सच्चाई नहीं पता थी, इसलिए उसने श्रीधर बाबू से अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया, लेकिन अब तो वो जानती है कि श्रीधर और राज एक दूसरे को चाहते हैं और उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो पहले भी अकेली थी, आगे भी अकेली ही रह जाऊंगी, लेकिन मेरी वजह से उन दोनों की खुशियों में आग नहीं लगनी चाहिए। यही सोच सोचकर नंदिनी गहरी उदासी में डूबी जा रही थी और वहीं दूसरे कमरे में राज भी अपनी बड़ी बहन की खुशियों के बारे में सोच रही थी। उसे हर हाल में नंदिनी का घर बसाना था, वो भी श्रीधर के साथ। इसके लिए वो श्रीधर को हमेशा हमेशा के लिए भूलने का मन बना चुकी थी। ऐसे ही सबके उदासी भरे दिन बीत रहे थे। सब अपनी अपनी जगह परेशान थे। सब मील में नंदिनी ने श्रीधर के सामने पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया। वो कोशिश करती कि उसे श्रीधर का सामना ना करना पड़ा। इसी तरह एक रोज़ श्रीधर मील पहुंचा और अपने केबिन में जाकर उसने अपने कमरे का फैन का स्विच ऑन किया। तभी बिजली के बोर्ड में स्पार्किंग हुई। श्रीधर ने फौरन फैन का स्विच ऑफ किया और मुंशी जी के केबिन में जाकर बोला, मुंशी जी, जरा किसी इलेक्ट्रिशियंस को बुलाकर मेरे केबिन का बिजली का बोर्ड दिखा दीजिए। मैंने पंखा चलाया तो उसमें अभी स्पार्किंग हो रही थी। ठीक है श्रीधर बाबू, अभी इलेक्ट्रिशियंस को टेलीफोन किए देता हूँ, वो आ जाएगा। मुंशी जी बोले, ठीक है तो मैं जाता हूँ। श्रीधर बोला। तभी मुंशी जी बोले, ये रुपयों का बैग रख लीजिए श्रीधर बाबू, आपको पता है ना कि आज 1 तारीख है, शाम को सभी की तनख्वाह बांटनी है। जी ठीक है, मैं सब हिसाब किताब देख लेता हूँ, आप चिंता ना करें, श्रीधर बोला। और इतना कहकर श्रीधर अपने केबिन में आ गया। कुछ देर बाद इलेक्ट्रिशियन आया और बोर्ड ठीक करने के बाद बोला, साहब मैंने अभी टेम्पररी ठीक तो कर दिया, अभी नई तार नहीं लाया था, कल फिर से आकर नई तार लगाकर मरम्मत कर दूंगा। ठीक है, लेकिन कल ज़रूर ठीक कर देना, मील में इतनी मशीनें हैं, आग लगने का खतरा रहता है। श्रीधर बोला, जी साहब कल ज़रूर ठीक कर दूंगा और पैसे भी कल ही लूँगा। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और इतना कहकर इलेक्ट्रिशियन चला गया। इधर श्रीधर हिसाब किताब में लग गया कि किसे कितना एडवांस ले रखा है,
किसने कितना ओवरटाइम किया है, किसको कितना बोनस मिलना चाहिए। श्रीधर अपने काम में मग्न लगा था। उधर दरवाजे के पास लगे बिजली बोर्ड में स्पार्किंग हुई और श्रीधर ने ध्यान न दिया। स्पार्किंग से दरवाजे पर लगे पर्दे ने आग पकड़ ली। जब श्रीधर को कपड़ा जलने की बू आई तब उसने देखा कि आग लग गई है और श्रीधर ने आग आग चिल्लाना शुरू किया। धीरे धीरे लकड़ी के दरवाजे ने आग पकड़ ली। श्रीधर की आवाज़ सुनकर सब भागे। नंदिनी भी भागकर आई। मुंशी जी ने आग देखकर फौरन मिल का फायर अलार्म बजा दिया और फायर ब्रिगेड को टेलीफोन कर दिया और सबसे बोले, घबराओ नहीं, आग बुझाने वाली गाड़ी आ रही है। फिर श्रीधर के केबिन का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। उधर श्रीधर का धुएं से दम घुट रहा था क्योंकि केबिन में धीरे धीरे आग आगे बढ़ रही थी। तभी दरवाज़ा जलकर गिर गया, लेकिन उसमें आग अब भी लगी थी। नंदिनी ने झट से मील का ही एक मोटा सा कपड़ा उठाया और ओढ़कर श्रीधर को बचाने भागी। उसने श्रीधर के पास जाकर वो कपड़ा उसे उड़ाया और बाहर ले आई। बाहर सब श्रीधर को संभालने लगे। तभी श्रीधर को याद आया कि रुपयों का बैग तो भीतर ही रह गया। गरीबों की तनख्वाह थी वो। नंदिनी ने आओ देखा ना ताओ वो कपड़ा ओढ़कर फिर से भीतर चली गई, लेकिन मामूली सा कपड़ा दूसरी बार आग ना सह सका और उसने आग पकड़ ली। नंदिनी बैग तो बाहर ले आई, लेकिन अब आग उसकी साड़ी ने भी पकड़ ली थी, जिससे वो बुरी तरह झुलसकर बेहोश हो गिरी। फौरन एम्बुलेंस को टेलीफोन किया गया। उधर फायर ब्रिगेड ने भी मील की आग बुझा दी। एम्बुलेंस ने नंदिनी को अस्पताल पहुंचाया। वहां 2-3 घंटों के उपचार के बाद डॉक्टर बोले, उनकी हालत बहुत ही गंभीर है, कुछ कह नहीं सकते। शरीर का 75% हिस्सा जल चुका है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, शायद अब उसी की जरूरत है। होश आने का इंतजार कीजिए। और इतना कहकर डॉक्टर चले गए और सबकी आंखें भर आई। मिल के सभी कर्मचारी देव नंदिनी के लिए प्रार्थना करने लगे। कुछ देर इंतजार के बाद नंदिनी को होश आ गया। सिस्टर ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर साहब आए और नंदिनी को देखा। बाहर आकर बोले, आप में से केवल उनके परिवार के सदस्य और करीबी ही मिल सकते हैं, भीड़ इकट्ठी मत कीजिए। कुछ देर में श्रीधर, कमलकांत बाबू और राज नंदिनी के पास खड़े थे और राज बेहताशा रोए जा रही थी। मुंशी जी राज को अपने कंधे से लगाकर खड़े थे। तभी नंदिनी ने लर्जते शब्दों में कुछ बोलने की कोशिश की सी। उसे बोलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वो बोली, राज। हाँ दीदी, राज ने जवाब दिया। फिर नंदिनी बोली, मैंने उस दिन तुम्हारी और सुलक्षणा के बीच की बातें सुन ली थी। और श्रीधर बाबू, मुझे ये सच्चाई मालूम होती तो मैं आपसे कभी भी अपने मन की बात ना कहती। आप दोनों मुझे माफ़ कर दो। और इतना कहते ही नंदिनी ने दम तोड़ दिया। राज नंदिनी से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। किसी के जाने से लोग जीवन जीना तो नहीं छोड़ देते, इसलिए नंदिनी के जाने के बाद सबका जीवन ऐसे ही चलने लगा। अब राज ने मील की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। फिर एक दिन श्रीधर ने राज से शादी के लिए पूछा। राज ने श्रीधर से कहा, श्रीधर बाबू, मेरी दीदी ने मेरे प्रेम के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया, तो क्या उनके लिए मैं अपना प्रेम अर्पण नहीं कर सकती? अगर मैंने आपसे ब्याह कर लिया तो मेरी आत्मा मुझे जीवन भर कचोटती रहेगी कि जिस बहन ने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना जीवन मुझ पर अर्पण कर दिया, उसे मैं कभी कुछ ना दे सकी। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि वो मुझसे बड़ी थी, इसलिए आपके प्रेम पर उनका अधिकार पहले होना चाहिए था। इसलिए मैं उन पर अपना प्रेम अर्पण करती हूँ। मैं जीवन भर ब्याह नहीं करूँगी, दीदी की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी। इतना कहकर राज चली गई। कुछ दिनों में राज को भी मील के लोग खड़ूस मालकिन के नाम से पुकारने लगे। उसने अनाथ आश्रम से एक बेटी को गोद लिया। अब वो उसकी ही देखभाल करती है और मील संभालती है। श्रीधर का ब्याह सुलक्षणा ने एक भली लड़की से करवा दिया और वो अब एक बच्चे का बाप भी बन गया।